वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे खित्ते की सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं कि स्टोरी है इस वक्त, और वो है जो बांग्लादेश में बहुत तेज़ी से एक तब्दील होती हुई सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ महीने से ऊपर जो बहुत शदीद मुजाहरे हुए, उस मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म जो थी हसीना वाजिद साहिबा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये बताया गया कि वो मुल्क छोड़कर फॉर द टाइम बीइंग इंडिया चली गई हैं। और इसके बाद हमें ये भी बताया गया कि जो फ़ौज है उसकी तरफ से बाकायदा ये ऐलान किया गया कि वो अब जो सियासी जमातें हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, जल्दी अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई कि जो सदर हैं उन्होंने जो तुलबा की तहरीक है उनकी तरफ से जो वार्निंग्स या दी गई थी उनकी वजह से पार्लियामेंट जो है उसको तहलील कर दिया गया है। ये उनकी तरफ से मुतालबा आया था कि 3 बजे तक पार्लियामेंट को तहलील कर दें, और उनकी तरफ से जो नाम दिए गए हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक अबूरी हुकूमत जो है वो बनाई जाए। इसके बाद ये भी इत्तला आई कि जो नोबल लॉरिएट हैं मोहम्मद यूनुस साहब, जिन पर भी काफ़ी केसेस बने थे और वो मुल्क से बाहर थे, उन्होंने उनका नाम दिया गया और उन्होंने ये जो ज़िम्मेदारी है इसको कबूल कर लिया है। वो चीफ़ एडवाइज़र होंगे, जो नई अबूरी हुकूमत बनेगी उसकी सरबराही भी करेंगे। दूसरी तरफ मुल्क में कहा जा रहा है कि अभी भी हालत जो है वो कशीदा है। मुजाहिरीन जो हैं जिन्होंने बहुत रियासत की तरफ से तशद्दुद का सामना किया पिछले दिनों में, वो उन्होंने पुलिस स्टेशंस के ऊपर, इमारतों के ऊपर हमले भी किए हैं, तोड़ फोड़ भी हो रही है। पुलिस वाले भी जो है उनकी हलाकतें हुई हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी इस वक्त एक हड़ताल पर है। ये सारी जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है, क्योंकि अभी वाज़े नहीं है कि अबूरी हुकूमत कितने अरसे के लिए रहेगी, इलेक्शंस होंगे, फ़ौज में इसका क्या किरदार है, और दूसरी तरफ हसीना वाजिद साहिबा का भी मुस्तकबिल क्या है, क्या वो भारत में रहेंगी, किसी तीसरे मुल्क के लिए सफ़र करेंगी। इन सब बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मीर रेहान मसूद साहब, और हमें ज्वाइन किया इसके साथ साथ जाहिद हुसैन साहब से ने सीनियर सहाफ़ी हैं, एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने साबिक सेक्रेटरी खारजा है। पर इन दो मेहमानों से हम बात करेंगे आफ्टर वी हैव अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन विद मीर रेहान मसूद साहब। ढाका से हमें ज्वाइन करें, वो हमें बताएंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। वेलकम टू द शो मिस्टर रेहान। मिस्टर रेहान, व्हाट इज़ द सिचुएशन इन ढाका राइट नाउ? इस वक्त क्या सूरत हाल है ढाका में और बांग्लादेश में? वी आर हियरिंग अबाउट वायलेंस एंड द रायट्स दैट आर कंटिन्यूइंग। कैन यू गिव अस सम डिटेल्स? Yeah, thank you for the kind invitation and introduction. As I see the atmosphere today in Dhaka is calm, but it's a deadly calm. It's a deadly calmness, I can say that. Last night's unrest still prevails, and there is no police anywhere. As you said earlier, the police stations are closed. The police have declared a strike. There are many documented cases of open firing in recent students' agitations, and many police stations across the country have been set ablaze by this anger. The police stations were looted. The policemen went into hiding. Army was not seen much on the road as of today. I went to the Badda area and Rampura area today, and there were very few people on the road, but the people who had to go outside for their bazaar, shopping, and other forceful things which they had to do, they were tensed. They had scare on their faces. The whole country is not processing right now. There is no traffic police on the road, but today we have seen students were trying to bring order to the traffic on the road. Meanwhile, talks are going on about the formation of the government. Another concern is the vandalism of minority houses and places of worship in various parts of the country. You may have seen the European Union making a statement on this. I have been to 3 or 4 roads today. People were talking about the last night's shooting incidents in this area. There were many types of rumors, but after what came in the news, we have seen that police officers who were stuck in different police stations were firing live fires
without targeting anyone to clear the roads, and Right. they went into safety last night. So last night was a bit tensed, and with many rumors, the tension was rising. But today morning was calm. But still, people are not out of Come, fear. Mr. They Rehan, are we have very little time, so if you allow me to ask the next question, please, is there any clarity on this, the interim government that is being formed? Because outside of the country, at least the people who are watching, there's there's concern that perhaps this interim government will continue for some time, elections will not be held immediately. Is there any clarity within the country? कितनी देर ये अबूरी हुकूमत चलेगी? There's no clarity yet, but right now, when we are talking, there is a meeting going on. It is a meeting in the president's house. The army officials are there, and 13 members team is there to make a what is called, it's a formation, to make a formation of the government. There are also the students who were in the protest. They are called the Anti-Discrimination Student Union. They are also in the meeting, and are two respected teacher of a University of Dhaka, Asif Nazrul and Tanjimuddin. They are also there in the meeting, and they are trying to solve the issue. As far I know, as you said, Dr. Muhammad Yunus, Nobel laureate, who was a Nobel Peace Prize winner, he will lead the government as far as the news coming from the top newspapers of Right. Bangladesh. We've heard the army chief, when he made a statement, said that he'd been in touch with all the political parties. Khalda Zia is said to have been released. Do these talks or negotiations involve the Awami League also? Obviously, Awami League के साथ भी ये गुफ्तगू हो रही है कि आपके ख्याल में will they also take part in the elections that will happen eventually? Is the party going to continue without Hasina Wajid there? There are two types of perception going on, because the army chief was previously alleged to be a nearby ally of Sheikh Hasina, the former Prime Minister of Bangladesh. But right now, the army chief is going on meeting with Jamaat-e-Islami, BNP, and leftist political parties of Bangladesh. Awami League is not near the scene anymore. And as far as I know, Awami League leaders are fleeing the country. Today, one of the top leaders, Junaid Polok, was caught in the airport by the army. He was trying to get away from the country, but he couldn't, as the army was very active to catch him. And there was footage in the television channels how the army caught him and got him arrested today. And two student leaders of the previous political parties aligned were also caught in the airport. They were also trying to get out of the country. So Awami League is nowhere near the scene right now. Tomorrow there is a political gathering of Bangladesh Nationalist Party, which is known as BNP. Mr. Tariq Zia, who was the son of Chairperson Khaleda Zia, he will lead the meeting virtually, as far as I know. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने बाकी मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बांग्लादेश के हवाले से, जो वहाँ तेज़ी से सियासी मंजरनामे पे तब्दीलियाँ आ रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब और जाहिद हुसैन साहब। एजाज़ साहब, जाहिद हुसैन साहब, वेलकम टू द शो। एजाज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे। सर, बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है सूरत हाल, मगर साथ साथ जहां ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि मुल्क में भी वहाँ एक एक्साइटमेंट है, हम जैसे लोग जो देख रहे हैं, बट कुछ ख़ास अभी वाज़े नहीं हो रहा कि आगे या ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फ़ौज का क्या किरदार है, अबूरी हुकूमत कितने अरसे के लिए रहेगी, फ़ौरन इलेक्शंस करवाएंगे। आप इस सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं सर? डू यू थिंक दैट ये अभी वक्त लगेगा वाज़े होने में कि किस तरफ मुल्क जा रहा है? जी, लगता तो मुझे यही है कि वक्त लगेगा, क्योंकि जो सूरत हाल
शेख हसीना के जाने से पैदा हुई है वो बिल्कुल एक खला की मानद थी, जिसके अंदर सारी कुव्वतें कूद पड़ी और पुलिस गायब हो गई सड़कों से। और जिस तरह अभी आप ढाका से किसी साहब से पूरा मंजर बता रही थी, तो लगता तो यही है कि अगर बुरी हुकूमत बन भी गई तो भी बांग्लादेश के अवाम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, यानी कि इलेक्शंस का ऐलान हो। और अगर ये ऐलान ना हुआ और ज़रा देरी की गई उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि ये मामला फिर जो हैं वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। सही जी जाहिद साहब, जी एजाज साहब, बट उसके अंदर सर ये भी कुछ लोग जो कह रहे हैं कि अबूरी हुकूमत जो है उसको कुछ वक्त के लिए रहेगी, उसके अंदर वो ये बात करते हैं कि जो इतना लंबा अरसा हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत रही और जिस तरह की वो हुकूमत थी, तो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको तो बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है। देयर इज़ लिटरली अ वैक्यूम, एक ऐसा वैक्यूम जिसमें अवामी लीग जो हुकूमत में थी वो अपनी जड़ें या अपने नेटवर्क्स मजबूत करती रही और बाकी जो जमातें थी उनको बिल्कुल खोखला कर दिया है। ये भी जो लोग इस वक्त हुकूमत बना रहे हैं या चला रहे हैं उनके दिमाग में ये भी तो कंसर्न होगा सर। बिल्कुल है। और देखें ना, बीएनपी को तो इन्होंने दीवार से लगाया हुआ था और खालिदा जिया को अभी 2018 में 17 साल की कैद सुना दी थी और उनके बाकी लीडरान भी जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन थे या बाहर थे। जमात इस्लामी के ऊपर तो ऐसा इन्होंने कारी वार किया था 2013 में, एक नाम नेहाद इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बना के, जो इंटरनेशनल तो नहीं था किसी लिहाज से भी, और उसके लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी थी। तो ऐसे में नेचुरली, और फिर अगर आप ये भी गौर करें कि किस तरीके से हिंदुस्तान का वहाँ पे इतना ज़्यादा असर व नफूस था और कि सारे बांग्लादेश के लोगों को लगता था कि वो बिल्कुल घिरे हुए हैं और शेख हसीना हिंदुस्तान के ज़ोर पर ये चला रही है। शेख मुजीब का जिस तरह का कल्ट बनाया जा रहा था वो भी एक तकलीफ दे था। मैं खुद कोई 1.5 साल पहले उधर गया था किसी एक थिंक टैंक के कन्वर्सेशन में, तो उस वक्त मैंने देखा कि एयरपोर्ट से दाखिल होते साथ ही आपको उनके शेख मुजीब के कटआउट्स में मिलते थे, मुजस्मे मिलते थे। होटल में दाखिल होने लगे तो साथ ही पूरा एक बहुत बड़ा एनक्लोजर बना हुआ था। तो एक कल्ट सा बनाया जा रहा था। और आपको पता है कि जो 1971 की जो हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन है उस पर कोई कंसेंसस नहीं है बांग्लादेश में। इसी वजह से ज़ियाउर रहमान साहब 1971 में शेख मुजीब के बाद वो आ गए थे। तो ये इस कदर पोलराइज सोसाइटी को जब एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल में, अथॉरिटेरियन स्टाइल में, डिक्टेटरशिप के स्टाइल में, फाशिस्ट स्टाइल में चलाया शेख हसीना ने, तो उस वक्त भी नजर तो आ रहा था कि ये लावा पक रहा है और ये किसी न किसी दिन ये आतिश फटेगा। और वो फटा तो इस तरीके से फटा है कि वो चली गई और अपने मुल्क को एक गर्दाब में फंसा के चली। बिल्कुल सही जी। जाहिद हुसैन साहब, सर आपने सुनी एजाज साहब की भी गुफ्तगू। सर लावा एक तरफ, बट दूसरी तरफ सर कयासरा ये भी हो रही है कि जो बांग्लादेशी फ़ौज है उसका कितना इसमें किरदार है या नहीं। अभी तक ऑन द सरफेस तो यही लग रहा है कि जैसे तुलबा ने एहतजाज किया और इतना शोर मच गया मुल्क में कि फ़ौज को बीच में कूदना पड़ा, और अब भी बार बार कहा जा रहा है कि वो पीछे हटना चाह रहे हैं। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस किस्म की अब नाम सामने आ रहे हैं जो हुकूमत को चलाएंगे, उससे लग ये रहा है कि फ़ौज का भी बहुत से होगा इस सारे मामले में। देखिए आरफा, एक बात तो थी जो अभी हुआ है, जिस तरह से ये हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा है, लेकिन इसकी इब्तदा जो है इस पूरी चीज़ों की वो शुरू हो गई थी जनवरी के इलेक्शंस में। मतलब जिस तरह से इलेक्शन हुए थे, सारी जमातों ने, जो बड़ी बड़ी और जमातें हैं, चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे और दूसरी पार्टीज थी, सब ने बाइकआउट किया। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जो पार्लियामेंट वजूद में आई थी उसमें 90% तो उसके थे अवामी लीग के, लेकिन जो दूसरे लोग आज़ाद हैसियत से जो लड़ रहे थे वो भी अवामी लीग के थे। तो एक लिहाज से उस किस्म का जो इलेक्शन था, मेरे ख्याल उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। तो उसका रिएक्शन तो होना था
कि अब जो उसी में जो एक ट्रिगर जो था वो इसका कोटे का जो के ख़त्म करने की डिमांड जो थी वो एक ट्रिगर बन गई थी। लेकिन जो सूरत हाल वहाँ से बिल्डअप हो रही थी वो काफ़ी अरसे से बढ़ रही थी, और ये सिर्फ एक उनको जो एक जिसको कहते हैं कि एक तीली की ज़रूरत थी, और वो जो है उसने पूरी कर दी। अब जो सूरत हाल है एक लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरी एक बगावत हुई थी हसीना वाजिद के खिलाफ, एक पूरे सिस्टम के खिलाफ, एक जो अथॉरिटेरियन रिजीम थी उसके खिलाफ एक थी। अब उसमें जब ये भी आपको अंदाजा होगा कि जो जनवरी के इलेक्शन थे उसमें टर्न आउट जो थी सिर्फ 27% थी। वो एक्चुअली जब वो शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने रातों रात चेंज करके, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया जा सके कि ये इलेक्शन सही हुए थे, उसको 40% तक लेके आ गए। तो अब ये सारी चीज़ें जब मौजूद थी तो इसका खात्मा तो है एक लाजमी बन के आ गया था। और मेरा ख्याल ये है कि उनको ये शायद एक जिसको कहते हैं कि एक ह्यूब्रिस था, एक जिसको एरोगेंस थी कि शायद उनको हटाया नहीं जा सकता है या उनके खिलाफ कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है। उसकी वजह ये थी कि 16 साल तक इनकी हुकूमत रही थी, और इन्होंने जो कुछ इस अरसे में कह, जैसे एजाज साहब सही कह रहे थे, देखिए कई लीडर्स को उन्होंने फांसी की सजा दी है, सिर्फ जमात इस्लामी को नहीं दी, बल्कि एक और भी जो थे, जो साबिक स्पीकर जो पाकिस्तान असेंबली के पाकिस्तान पार्लियामेंट के थे, उनके बेटे के जो कि 5 दफ़ा वहां पे इलेक्शन जीत चुके थे बांग्लादेश। सलाउद्दीन कादिर साहब गालिबन उनका नाम था। हाँ, सलाउद्दीन कादिर साहब, और उनको जो है वो 3-4 दफा मिनिस्टर भी रह चुके थे बांग्लादेश में, उन तक को फांसी दे दी गई कि वो कोलैबोरेटर्स थे। तो मसला ये आता है कि एक चीज जो है वो सिमर तो बहुत दिनों से कर रही थी। देखिए इसके जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, ये लगता ये था कि पहले फौज की भी एक हद तक इनको बैकिंग रही थी। और ये भी कहा जाता है कि मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो उनके जो फादर इन लॉ है उनकी रिश्तेदारी भी थी इनके साथ, हसीना वाजिद के साथ। तो ये सारी चीज़ें लगता ये था कि फ़ौज भी उनके पीछे खड़ी हुई है। लेकिन जब ये हालात ऐसे बढ़े, एक लिहाज से देखा जाए तो एक पीपल्स पावर के सामने आर्मी जो है कुछ कर नहीं सकती थी। उसका देखा भी था आपने कि देखें सिर्फ 300 लोग जो है वो मारे गए, तो उनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। एक लिहाज से जो है एक बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही जी। एजाज साहब, सर बहुत लोग मवाजना कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, या ये कि श्रीलंका में हमने ऐसे वाक़यात देखे, बांग्लादेश में देखे, भारत में इलेक्शन में तब्दीली आई। डज इट होल्ड अ मैसेज फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान? देखिए इसमें तो कुछ लेसन्स तो हैं। अगर चाहे हर सिचुएशन यूनिक होती है, उसका दूसरे के साथ मुवाजना नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई भी एक सियासी कुव्वत या सियासी पार्टी ये समझे कि दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है और उसको दीवार से लगा दे और लगाए रखे, तो एक ना एक दिन वो सूरत हाल इतनी बिगड़ती है जिस तरह बांग्लादेश में बिगड़ी। लेकिन एक फर्क है श्रीलंका से और बांग्लादेश से। श्रीलंका में जो इक्तसाद थी वो बिल्कुल गिर गई थी। बांग्लादेश में पहले अच्छी थी, बाद में गिरना शुरू हो गई थी, उसके मसाइल बढ़ गए थे, लेकिन इतने नहीं हुए थे कि वो डिफॉल्ट कर जाए। श्रीलंका में तकरीबन उस किस्म का मामला हो गया था कि पूरा मुल्क बंद हो गया था, ना तेल था ना कोई चीज थी, आप कुछ नहीं कर सक रहे थे। तो इसलिए वहां जो चेंज था वो डिफरेंट था। यहाँ पे एक पार्टी का रूल है। तो अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क सीखना चाहे सबक, तो वो ये सीखे कि जमहूरियत की रूह ये है कि लिव एंड लेट लिव, यानी सबको मौका दें कि वो भी अपना उसमें जायज हक वसूल कर सकें। ये ना करें कि सिर्फ एक ग्रुप, जिस तरह वहां पे उन्होंने एक सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स का एक बना लिया और उसके बाद सिर्फ उनकी उसी के नाम पर सारी इजारादारी कायम की। तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये सबक है। अच्छा, हिंदुस्तान के लिए भी सबक है, उसने भी बांग्लादेश का बिल्कुल सही सर। जी 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 माफ करिएगा सर, यहाँ ब्रेक लेनी है, कम बैक और आप अपना पॉइंट मुकम्मल कर दीजिएगा। नाज़रीन, विल टेक शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें एजाज अहमद चौधरी साहब से और जाहिद हुसैन साहब से, और अब उनसे बात करें बांग्लादेश पे। माफ़ करिएगा एजाज साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उस वक्त मुझे आपको रोकना पड़ा फॉर द ब्रेक।
बांग्लादेश के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहा था। एक बांग्लादेशी अमेरिकन हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, साथ साथ मीन्स टुगेदर, टू क्लोज फॉर कंफर्ट, और जिसका मकसद उनका ये था कि हम तीन तरफ से हिंदुस्तान से घिरे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा प्यार ना करें कि हम घुट के रह जाएं। तो घुटन की शिकायत कर रहे थे। दूसरी तरफ आज मैं सी राजा मोहन का आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी थोड़ी मशकूक हो गई है, क्योंकि वो अपने लोगों को जिनके साथ ज़्यादा वो अटैच हो जाते हैं उनको वो बचा नहीं सकते, उनको कोई सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक नई जो सोच आएगी बांग्लादेश में, वो यही आएगी कि क्या हिंदुस्तान के इतना पीछे लग जाएं कि फिर वो अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी भी खो बैठे। तो एक उम्मीद करनी चाहिए कि नया जो भी सेटअप आएगा वो अपने आप को, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बड़े आज़ाद मंश लोग हैं, ये जमहूरियत के अलावा रह नहीं सकते। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान की तहरीक भी 1906 में बांग्लादेश से ही चली थी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि आने वाले वक्त में ये जो मिलिट्री जनता आई है, ये एक फौरी इलेक्शन कराने का मंसूबा ऐलान करे, ये कोई लंबा सेटअप ना करे, क्योंकि बांग्लादेश जैसे मुल्क में इंस्टेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा था जी। बिल्कुल सही जी। जाहिद हुसैन साहब, सर मईशत बहुत एक, अब हम कहते थे ना, इट वाज द सक्सेस स्टोरी ऑफ बांग्लादेश, और गालिबन शायद हसीना वाजिद साहिबा को सारा उसका क्रेडिट भी मिलता था कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुल्क की मईशत जो है वो अच्छी जा रही है, और उनकी जो ये अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं इसीलिए लोग बर्दाश्त करते हैं क्योंकि मईशत इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। मगर जैसे आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, ये मुजाहिरे शुरू यहीं से हुए कि शायद मईशत की वो हालत ऐसी थी नहीं जैसी हम समझ रहे थे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले मतलब 10 सालों में जो है बांग्लादेश ने जो इकॉनमी उसकी ग्रोथ हुई थी वो एक लिहाज से मिसाली हैसियत थी उसकी, और एक्सपोर्ट भी बढ़ी थी, वो सारी चीज़ें थीं। लेकिन उसके साथ साथ जो है एक सियासी एक सूरत हाल थी, वो यानी वो कशीदा थी। लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह ये भी थी कि लोग बाहर नहीं निकले उस दौर में, कि एक सूरत हाल, इतनी माशी सूरत हाल ख़राब नहीं थी। लेकिन अभी जो एक और चीज़ फैक्टर जो है बांग्लादेश की हालिया जो तहरीक चली है उसमें सबसे बड़ा एक जो अंसर था वो जो है और ममालिक में भी है, हमारे मुल्क में भी है, कि बहुत बड़ी तादाद जो यूथ की, तकरीबन 40% जो आबादी जो है वहाँ की अब जो है नौजवानों पे है, जिनको जो है जिनका इनका मसला और गंभीर हुआ है, बावजूद इसके कि माशी तौर पे बांग्लादेश ने अच्छा किया है, एक बहुत ही हाई ग्रोथ रेट रही है, 7% रही है। एक हद तक जो है ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी बांग्लादेश आगे रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि एक इतनी बड़ी तादाद में आपके नौजवानों को जब वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसका असर भी पड़ा है इस पूरी सूरत हाल पे। दूसरी बात और भी थी कि जो है इसमें ठीक है कि सियासी माशी तौर पर अच्छा कर रहे थे, लेकिन गुर्बत जो है उसके साथ साथ वो भी बढ़ रही थी। तो जब एक आपकी ऑलरेडी एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो सियासी तौर पे, और फिर ये उसके साथ साथ ये फैक्टर्स आ जाती हैं, तो उसकी वजह से जो आगे हम देखा है कि जिस किस्म की तहरीक के लिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स उसमें शामिल हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि एक इंडिया का फैक्टर काफ़ी अहम भी था इस पूरी मूवमेंट पर। अगर आप देखें तो आप देखेंगे तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें अटैक जो किया जा रहा है उसमें हद तक एक हिंदुस्तान की मैं देख रहा था, एक फ्लैग पे जो है लोगों ने उस पर भी जो है कुछ तोड़फोड़ की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके एक और भी है कि जब आप एक ट्रेडिशनली भी जो है एक एंटी इंडिया फीलिंग वहाँ पे मौजूद थी। अब कोई भी मुल्क अगर इतना करीब हो जाता है तानके कि आपकी एक हैसियत क्लाइंट स्टेट की हो जाती है तो उसका रिएक्शन तो होता है। बिल्कुल सही। एजाज साहब, हसीना वाजिद साहिबा भारत पहुंच गई हैं, कहा जा रहा है कि वो आगे भी जाएंगी, उनके बेटे अमेरिका में सेटल्ड हैं। अब इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट, बट सर आपके ख्याल में क्या अब हसीना वाजिद साहिबा के लिए बांग्लादेश वापस जाना नामुमकिन आपको नजर आता है सर? जी, इससे पहले मैं जरा इकोनॉमी वाली साइड पे कुछ ऐड करूं, जस्ट ए सेंटेंस और टू, कि मैं जब 1.5 साल पहले गया था वहाँ पे, तो मैं शहर में घूमा थोड़ा सा जाके, तो मुझे
वो जो तरक्की हम देखते और सुनते थे, बड़ा हमें इंडिकेटर्स आते थे, मुझे अच्छी बात है कि उसका नजर नहीं आ रही थी सड़कों पर और दुकानों में और उस तरह। तो मैं थोड़ा हैरान भी हो रहा था। तो मैंने किसी से पूछा भी, तो उन्होंने ये कहा कि पहले यकीनन हमारा ग्राफ ऊपर गया, लेकिन अब बिल्कुल काफी अरसे से हम वो नीचे चल रहा है मामला। और आपको पता है कि IMF के तरफ भी ये पिछले साल इन्होंने जाने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाया। तो ये एक मैं उस पर सिर्फ कमेंट देना चाह रहा था कि मुझे वो खुशहाली नजर नहीं आ रही थी। दूसरा ये जो आपने कह रही कि मुझे तो यही लगता है कि अब ये शायद नहीं आ सकेंगी वापस। और मेरा ख्याल है आपने इनके बेटे का भी इंटरव्यू सुना होगा कि वो भी ये कह रहे थे कि हम शायद इनको भेजना भी नहीं चाहेंगे दोबारा। तो इन्होंने कोई ऐसा गड़ा अपने लिए इतना गहरा खोदा है कि उसमें से दोबारा निकल के ये उसके मेरा ख्याल मंजर पे शायद आ ना सके। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, योर कमेंट ऑन हसीना वाजिद फ्यूचर वेरी क्विकली सर। देखिए, हसीना वाजिद तो खुद तो नहीं आएंगी, मेरा ख्याल तो नहीं आ सकती हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये कहना कि अवामी लीग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मेरे ख्याल ये बात भी सही नहीं है। लेकिन बावजूद इसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद है जिसकी वजह से जो है वो पिछले जो शुरू के इंतखाबात भी जीतती रही हैं। एक ट्रेडिशनल उनका वोट बैंक भी बन जाता है। तो वक्ती तौर पे तो एक बहुत हमें नज़र आता है कि ये पार्टी जो है वो अब उस तरह की जो है एक्टिव नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हर सियासत हम खुद अपने मुल्क में देखते हैं कि एक पार्टी एक वक्त में ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसको मुस्तकिल तौर पर सियासी तौर पर ख़त्म करना मुश्किल होता है। तो ठीक है, इन जो तब्दीली आई है उसमें मेरे ख्याल अवामी लीग का कहीं पे मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई हिस्सा होगा। और ऑलरेडी इसको इस बात की मतलब आ गई भी है कि जितनी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें तमाम सियासी पार्टियां हैं एक्सेप्ट फॉर अवामी लीग। अब जो है ये ख़ासतौर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखें जिस तरह से जो हुकूमत चलाई गई थी उसका असर हर सेक्टर में पड़ा था वहाँ बांग्लादेश में। अब जहाँ पे आप नौकरियों में अपनी सियासी उसमें यहाँ तक कि फ़ौज को भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसका असर होता है और वही रिएक्शन हमें नज़र आता है। देखें एक वक्त में ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने मैं ख्याल हमारे हुक्मरानों की भी वो लगती है कि हम अपना बंदा चुन के कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, लेकिन अल्टीमेटली वो इंस्टीट्यूशन जो है वो करती है। बिल्कुल सूरत हाल बांग्लादेश की यही थी। अब जो मुझे जो आपने इससे पहले जो वहाँ के सहाफ़ी ने जो बातें की हैं कि वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त क्रैक डाउन होगा अवामी लीग पे, क्योंकि जो रहा है 16 साल से जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो मेरे ख्याल ये कि उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है। एक तो आर्मी का रोल अगर थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए बांग्लादेश में आर्मी का रहा है, वहाँ पे तकरीबन 2-3 जो है बड़ी लंबे अरसे के लिए फौजी हुकूमतें भी रही हैं। उसके बाद भी जो है एक हद तक असर नफूज उनका सियासत पे रहा है। लेकिन अगर जो अभी पिछले दिनों एक हद तक कहा जा सकता है कि उन्होंने एक बैक सीट लिया था, उसकी एक और वजह भी है। और मेरे ख्याल अभी भी उनके लिए एक मुश्किल होगी कि वो डायरेक्ट आर्मी रूल नहीं लगा सकेंगे। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो UN की पीस फोर्स है उसमें जो है बांग्लादेश का बहुत बड़ा फौजियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे ख्याल ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट फोर्स है। लेकिन UN ने पहले भी उनको एक हद तक इंदिया दिया था कि अगर मिलिट्री टेक ओवर होगा तो ये शायद ये फिर उस तरह के उनसे रिक्रूटमेंट नहीं हो सकेगी। तो मेरे ख्याल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो नया कानून पास किया है पार्लियामेंट ने। स्टे विद अस। I wish to move the Election Second Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee. I think ayes have it, motion is adopted, consequently the bill is passed. अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन का इंटरप्रिटेशन कर लिया वो फाइनल वर्ड है। पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। ये हम चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करेगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, प्राइवेट मेंबर बिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बिलाल कियानी साहब ने पास किया, मगर हुकूमत ने बिल को अडॉप्ट ही कर लिया है। आज वो सेनेट से भी पास हो रहा है। बहुत अहम उसमें तरमीम की गई हैं, जिससे लग ये रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस हवाले से, जिसको हुकूमत खुद कहती है क्लैरिटी हम ला रहे हैं, कि एक तो तरमीम यही है कि अगर आपने किसी सियासी जमात की तरफ से वाबस्तगी का इकरारनामा जमा करवाया है तो आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, और अगर आपने खसूसी जो मखसूस नशिस्तें हैं, माफ़ करिएगा, उनकी फहरिस्त अगर नहीं दी तो फिर बाद में आपको ये गुंजाइश जमात के पास नहीं है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो सर। जदून साहब, सर ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो बार बार कह रही है कि हम एक कानून है, उस कानून में महज क्लैरिटी ला रहे हैं। ऑपोजिशन जो है वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एड्रेस करने के लिए ये बिल लाया गया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सर, वेयर इज़ द ट्रूथ इन ऑल ऑफ दिस? आपके ख्याल में बिल कितना कोई एक संजीदा एफर्ट है, और क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है? बहुत शुक्रिया जी हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, सबसे पहली बात ये कि इसकी जो टाइमिंग है उसको कंसिडर करना चाहिए। इसमें कोई तो शक नहीं कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है, वो सॉवरिन है, लेकिन लॉ की टाइमिंग क्या है, या लॉ क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज़ द इंटेंट बिहाइंड द लॉ, वो क्या है लेजिस्लेचर की इंटेंट। आप आल्दो के वो मेला फिडी उसको अटैच नहीं कर सकते, लेकिन अब देखें हमारी जो पार्लियामेंट है, इट इज़ नॉट अ सॉवरिन पार्लियामेंट। ये अभी कोई डिस्कशन करना चाहे, कोई बहस करना चाहिए, इस पर हो सकती है, लेकिन एज पर माई ओपिनियन ये जो पार्लियामेंट है इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इज़ नॉट अ सॉवरिन। जिस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो लेजिस्लेशन जो है वो तो पार्लियामेंट का राइट है, लेकिन एक नंबर वन लेजिस्लेशन जो बेनिफिशियल होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव होती है। अभी तो ये बिल मेरे ख्याल में, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, सेनेट में भी पास हो गया है, तो लेकिन इसमें देखना है कि जब एक्ट बनेगा तो उसमें इसकी रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो जो डेट है वो क्या आएगी। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने 104 को जो पॉलिटिकल जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसको इंटरप्रेट किया, भी डिटेल जजमेंट भी नहीं आई, तो सुप्रीम कोर्ट क्या लिखती है, क्या करती है, क्योंकि इसमें देखें ना, वहाँ पे जो 104 के अंदर लिखा हुआ है कि ये पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट दाखिल कराएगी। अब पीटीआई को तो आपने पॉलिटिकल पार्टी के एम्बेड से ही निकाल दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं है, उन्होंने तो फिर भी लिस्ट जमा कराई थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि इलेक्शन कमीशन का ये वाला ऑर्डर जो है उसको पॉलिटिकल पार्टी ना मानना जो है वो इलीगल है। अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी आप मानते हैं तो फिर तो उसकी लिस्ट वैलिड है अगर उन्होंने जमा कराई है उस वक्त। तो एक तो ये इसमें है। दूसरा, इस बिल के अंदर ये उन्होंने कहा है जी कि सही, अगर एक कैंडिडेट जो है डिक्लेरेशन दे जाता है कि रिटर्निंग अफसर के पास कि जी वो उस वक्त जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिलोंग नहीं करता, तो वो जो है फिर दोबारा जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होएगा, फिर वहाँ से रिवर्ट नहीं हो सकता। ये देखे ना, अब हर कैंडिडेट, पीटीआई वालों ने कहा था कि हम पीटीआई से बिलोंग करते हैं, उन्होंने डिक्लेरेशन दी है कुछ जो एमएनए से जिनका 39 या 40, लेकिन आपने वो डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट ही नहीं की। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप किसी और पार्टी में चले जाएँ। तो ये इलेक्शन की जो कमीशन की मेलाफेटी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि उसका ऑर्डर गलत था। अभी डिटेल जजमेंट आनी है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझेगी कि हमारी जजमेंट को के इफेक्ट जो है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को पार्लियामेंट ने किस तरह नॉलिफाई किया, क्योंकि इनको मौका दिया गया था, यहाँ पे मौजूद थे गवर्नमेंट भी और बाकी स्टेक होल्डर भी, जिन्होंने इस पर बहस भी की है, आर्गूमेंट भी किया है। तो हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट इस जो है तरमीम है उसको डिक्लेयर कर दे अल्टरवारी द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इन्होंने ये समझा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसमें देखे ना। अच्छा सर, मुझे मगर ये बताएं सर, माफ़ करिएगा, इजाज़त दीजिएगा यहाँ कि ये देखिए दो तीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स। एक, सुप्रीम कोर्ट के जो माइनॉरिटी जजेस का फैसला भी आ गया, उन्होंने भी बहुत तनकीद की एक ऐसी मेजॉरिटी जजमेंट पे जो अभी, जैसे आपने खुद कहा, वो तफसीली जजमेंट तो आई नहीं, अब ये कानून भी पास कर दिया। तो सर, क्या आपके ख्याल में ये जो अब मखसूस नशिस्तों का मामला है ये अभी चलेगा? वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये मसला हल होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ये कानून भी आ गया, वो माइनॉरिटी जजमेंट भी आ गई और हुकूमत का मूड भी आप देख रहे हैं।
डेफिनेटली इसके अंदर जो है शुरू से जब जजमेंट आई है तो काफ़ी लोगों ने टीवी पे भी आके जी हमें इम्प्लीमेंट, जो एस्टेब्लिशमेंट के प्रो लोग हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं खुफिया तौर पे, जो उनके ब्याह पे सेनेट में है या नेशनल असम्बली में, उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि जी ये इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आती। तो क्योंकि वो आप वहाँ से लाइन लेते हैं, ये वहाँ से ही सारी चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, तो इस वजह से उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ऑब्स्टिकल। देखें डिसीजन जो भी आया है सुप्रीम कोर्ट का वो मेजॉरिटी डिसीजन होता है। अब मेजॉरिटी का तो जज जो मर्जी भी, पिछले पे भी देखें हर एक जज जो है अपनी मर्जी का नोट लिख देता है, लेकिन दूसरे जजों को पर्सनलाइज कर देना, उन पर अटैक करना मेरे ख्याल में ये जजों के लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि जो भी जज हो अगर वो अपनी जजमेंट लिखता है तो जजमेंट से इख्तलाफ ज़रूर करे, लेकिन उसमें करना कि जी ये जजमेंट जो आइन के ख़िलाफ़ है, ये ऐसी जजमेंट फिर गवर्नमेंट को एक या किसी दूसरी जो पार्टी लूजिंग होती है उसको एक मौका देना, मीडिया के अंदर आके तनकीद करे। तो ये तो जितने चीफ जस्टिस साहब खुद भी 11 जजों ने जो है वो कहा जी जो PTI है पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई किसी का दिल माने या ना माने, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और मेरे ख्याल में ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ ही सही सेटल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ये वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।